हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी फैमिली बसैत व सलामत होगी इंशाल्लाह। आज बहुत दिनों के बाद लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपके लिए लेक्चर्स नहीं ले पाया। लेकिन आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, आप लोगों ने मेरा जो है हाल पूछा, मेरी खैरियत पूछी, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर क्या एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात अपने जहन में आप रख लीजिए, ठीक है। अपने जहन में आप इसको अच्छी तरह से रख लीजिए, क्योंकि ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है। अक्सर बच्चे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं या उनके एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, वो इसमें अपने प्रिपरेशंस को छोड़ देते हैं। और इसमें वो बच्चे फ़ायदा उठाते हैं जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, बल्कि वो इसी टाइम में अपनी प्रिपरेशंस करते हैं और उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं फिर सेलेक्ट होने में। अगर आप देखेंगे पीए में भी यही हुआ था कि उसमें बीच में जो डिले पड़ा था, जिस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, उन्होंने अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करके उसमें वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वालिफाई हो गए। इसलिए आप ये गलती ना करें, ठीक है। मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ये गलती ना करें। अगर डिले हो रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन आपकी प्रिपरेशंस में डिले नहीं होने चाहिए, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है आपके लिए। इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशंस को आप जो है आप प्रिपरेशंस कम ना करें। जिस तरह से आप प्रिपरेशंस कर रहे थे उसी तरह से आप चले, ठीक है। और अगर आपको फिर टाइम मिलता है, उसमें आपने जो पढ़ा है, जो नॉलेज आपने गेन की है, उसको आप पॉलिश वगैरह करें और एमसीक्यूज़ वगैरह ट्राई करें, उसमें तो आपका ही फ़ायदा है। लेकिन अपनी प्रिपरेशंस को छोड़ ना दें प्लीज़। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कंप्यूटर मेमोरी पे। कंप्यूटर तो आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है, इसका हमने अच्छी तरह से ऑपरेशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे मेमोरी क्या होता है। मेमोरी यादाश्त। इंसानी फितरत ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो दुख भरे इवेंट्स हुए हैं, जो दुख भरे मौके आए हैं, हम उन मौक़ों को याद नहीं करना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत है। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हिफ्ज़ा मेरा, ठीक है। जो पुरानी यादें हैं इंसान की, जो आगे वाली ज़िंदगी में, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट डालते हैं। इट विल स्पॉइल योर प्रेजेंट एंड इट विल बी हर्डल इन यू फॉर योर फ्यूचर। इसलिए हम इन चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिनको हम हमेशा के लिए चेरिश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचें, कल आपको जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह। जब आपको ये जॉब लग जाएगी ना, तो आपको याद रहेगा ये मोमेंट हमेशा के लिए। आप इस मोमेंट को चेरिश करना चाहेंगे, एक अलग सी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, ये एक अलग सा मोमेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिनको आप याद ही नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे अच्छी ज़्यादा समझ आती है। और मैं आप लोगों को पहले वार्न कर दूं कि हमारा हम एक यहाँ फैमिली की तरह है। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो आपके लिए है, आप देखें अच्छी तरह से और मैं चाहता हूँ कभी कभी जो है ना, लेक्चर को ज़्यादा बोरिंग ना बनाऊँ, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना मांगता है। एंटरटेनमेंट से क्या होता है, जो हमारा जो फोकस है वो बना रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स, मैंने परसों में मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर आपके लेक्चर में से एक जो है ना, उसमें से कुछ 1-2 मिनट का क्लिप काट दिया गया है, उसमें मैंने कुछ जोक वगैरह बताया है, तो उस चीज़ को वायरल कर दिया गया। ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये हमारे फैमिली के बीच का मामला है, तो इसको आप बाहर ना निकालें प्लीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें कोई नाकाम आशिक है, उसके जहन में ये यादाश्त है, ये हमेशा के लिए चुप जाती है। और इस मामले में इस नाकाम आशिक, इस सरफरे आशिक की कभी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इतनी ख़तरनाक मेमोरी है ये, परमानेंट मेमोरी बन जाती है इसकी। और ये क्या करता है फिर, नशे में कभी कुछ लोग जो है इसमें नशा करने लगते हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। कुछ तो फिर अताउल्ला खान साहब के गाने गाते रहते हैं कि मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। तो कुछ कश्मीरी गाने क्या कहते हैं उसको, जगसा वाद मुश्ती, जगसा वाद मुश्ती, हुस्नुक अंदाज सारा, मैं प्यावा याद मशी बुझे शाम ताम प्यारान। इस तरह से गाता रहता है, ठीक है। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो ये है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेमोरी का,
किस तरह से यादाश्त इंसानी फितरत में काम आता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इसका कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो अच्छी यादें हों चाहे वो बुरी यादें हों। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर जो है ये इडियट है, इसके पास कोई इमोशंस नहीं है, इसलिए इमोशंस को नहीं पकड़ता है। आप जो भी डेटा इसको दोगे ये डेटा उस डेटा को स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट यादाश्त का। ये जो कंप्यूटर की यादाश्त है, कंप्यूटर मेमोरी, ये एक जेनेरिक टर्म है। ये मेमोरी एक जेनेरिक टर्म है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, ये हम जनरली यूज़ करते हैं। हालांकि मेमोरी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज आते हैं, फिर उनको हम एक ही नाम से पुकारते हैं, वो है कंप्यूटर मेमोरी। इसलिए आप याद रखें ये एक जेनरिक टर्म है या एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंडर बहुत सारे सब टर्म्स आते हैं जो हम एक एक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज में पढ़ेंगे। तो क्या है कंप्यूटर मेमोरी? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ए कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली। ठीक है, वो जगह जहाँ पे कंप्यूटर अपनी इंस्ट्रक्शंस या डेटा स्टोर करता है, जब भी उसको उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो वो जल्द से जल्द उस डेटा को हासिल कर सकें, उससे हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। क्लियर? अच्छा, इस कंप्यूटर मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरीज़ के बीच, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी। अगर हमारे पास मेमोरी स्लॉट है कोई, तो इसमें कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरीज़ को। अगर हम देखेंगे हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं उसमें हमारे पास स्टोरेज बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेमोरीज़ की बात करेंगे उसमें स्टोरेज बहुत ह्यूज होता है। क्लाउड की बात करें तो आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज रहता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये है, इस बेसिस पे स्टोरेज कैपेसिटी के बेस पे हम मेमोरीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सेस टाइम के बेस पे, एक्सेस टाइम यानी कि कंप्यूटर उस मेमोरी स्लॉट को या उस डेटा को जो उस मेमोरी में स्टोर है उसको कितनी जल्दी से एक्सेस कर सकता है, उसको कितनी जल्दी से हासिल कर सकता है, उससे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। अगर एक्सेस टाइम कम है तो हम कहेंगे ये ज़्यादा एफिशिएंट मेमोरी है, अगर एक्सेस टाइम ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये इनएफिशिएंट मेमोरी है। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, और हमारे पास जो मेमोरीज जिनका एक्सेस टाइम कम होता है, जिनको कंप्यूटर जल्दी से इस्तेमाल कर सकता है, जल्दी से हासिल कर सकता है, उनका अक्सर जो कीमत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेमोरीज़ को कि इनका कॉस्ट क्या है पर बिट। ठीक है, अगर हम इसको स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा कितना खर्चा पड़ेगा इसके लिए, इस बेस पे भी हम स्टोरेज को जो है मेमोरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वोलेटाइल, यानी कि ये वोलेटाइल है, ये डेटा यहाँ पे हमेशा के लिए सेव रह सकता है या इस डेटा के जो है डिलीट होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम मेमोरी को डिफरेंशिएट करते हैं। काइंड ऑफ एक्सेस, ये एक्सेस इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस है या रैंडम एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो पुराने जो हमारे पास कैसेट्स वगैरह होते थे उसमें हमारे पास जो गाने होते थे इस तरह से, तो अगर हम कोई फॉर एग्जांपल 4th नंबर पे कोई गाना होता था, अगर आप उसको चलाना चाहते थे, पहले आपने इन 3 गानों को फॉरवर्ड करना पड़ता था। इन तीनों को जब आपने फॉरवर्ड किया था उसके बाद आप चौथे नंबर पे पहुंच सकते थे, तो ये चौथा वाला गाना आप सुन सकते थे। इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, लेकिन रैंडम एक्सेस में ये होता है कि अगर आपने 4th वाला गाना चूज़ करना है तो आप डायरेक्टली 4th वाले गाने को चूज़ कर सकते हैं और इसको सुन सकते हैं। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। इस बेसिस पे भी हम मेमोरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस और इट इज़ रैंडम एक्सेस। ठीक है, चलिए, ये जो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, ये मैं कंप्यूटर मेमोरी की यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ तो मैं जेनरिक टर्म की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर मेमोरी जो है इसको हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और दूसरा वो जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अक्सर हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनल, इसको हम कभी कभी मैन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मैन मेमोरी भी कहते हैं या सिंपली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं इसको हम कभी कभी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं या कभी कभी हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 2 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है इसमें हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी है? एक तो हमारे पास इसमें रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपने सुना होगा। रोम है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। कैशे,
इसको हम कैशे लिखते लेते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी है हमारे पास। एक और टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और हमारे पास लास्ट में जो है रजिस्टर्स, जिसका हमने अच्छी तरह से पहले मैंने आपको समझाया था कि रजिस्टर्स किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, क्लियर। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरह से खोल के पढ़ेंगे ताकि कोई भी उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान, वो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है ना, ये कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रैम कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो भी आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होगा वो पहले रैम में लोड होना चाहिए। ठीक है, जब वो रैम में लोड होता है उसके बाद ही आपका प्रोसेसर उसको इस्तेमाल कर सकता है। रोम में आपके पास कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, जिस तरह से आप कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी इसमें जो है रोम में सेव रहते हैं। इसी तरह कैश मेमोरी जो आपके पास है, कैश मेमोरी आपके लिए बफर का काम करता है। ठीक है, मिडिलमैन का काम करता है आपके लिए। तो ये भी कंप्यूटर अपने लिए इस्तेमाल करता है। रजिस्टर्स तो आपको पता है ये सीपीयू अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये जो अगर ओवरऑल अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, ये जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर अपने लिए ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसको यूज़र इस्तेमाल नहीं करता बल्कि कंप्यूटर अपने लिए इसको इस्तेमाल करता है। इस मेमोरी को हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, ये जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, चाहे आपके पास हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, मैग्नेटिक टेप हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क हो, कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमारे पास है, इसको यूज़र अपने लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो डेटा को परमानेंटली स्टोर रख सके। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया जो प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत फास्ट रहता है क्योंकि इसका एक्सेस टाइम कम होता है। यानी कि अगर कंप्यूटर जो है इस मेमोरी से कोई डेटा हासिल करना चाहता है, प्रोसेसर कोई डेटा हासिल करना चाहता है, तो वो जल्द अज जल्द डेटा को हासिल कर सकता है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम कम है। ये मेमोरी बहुत फास्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज, उसको तो वहाँ से डेटा लाने में बहुत टाइम लगता है प्रोसेसर को, इसलिए ये स्लो होती है क्योंकि इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा रहता है। क्लियर। अच्छा, अगर इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, इसका एक्सेस टाइम कम है तो जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका ये फास्ट मेमोरी है, इसका कॉस्ट पर बिट ये आपको महंगी पड़ती है ये मेमोरी। इसलिए अगर आप देखें कि आपके कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। आपको सेकेंडरी हार्ड डिस्क वगैरह 1 TB 2 TB 4 TB में भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, चाहे वो रैम हो या रोम हो, वो बहुत कम रहती है। आपके रैम हार्डली 8 GB रह सकती है, 4 GB रह सकती है, 2 GB रह सकती है, तो क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि ये फास्ट रहती है लेकिन इसका कॉस्ट इसी हिसाब से ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, ये तो स्लो स्टोरेज है। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये बिल्कुल सस्ता मेमोरी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो मेन मेमोरी है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ये हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। मैंने आपको बताया अगर आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे आपके रैम की जो कैपेसिटी है वो हार्डली 2 GB 4 GB 8 GB तक होती है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क हो सकता है, 500 GB का हार्ड डिस्क हो सकता है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैपेसिटी इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, और इसकी कैपेसिटी इसलिए कम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन एक चीज़ आपने अच्छी तरह से याद रखना होगा कि ये जो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी है, ये कंप्यूटर अपने लिए ही इस्तेमाल करता है। क्लियर, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। चलिए, सबसे पहले हम जाते हैं प्राइमरी मेमोरी में, रैम में। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है, ठीक है, जो भी आपने काम करवाना होगा प्रोसेसर से, तो पहले आपने उस काम को कहाँ पे लोड करना होगा? रैम में लोड करना होगा। ठीक है, जब आप उसको रैम में लोड करते हैं, मेन मेमोरी में लोड करते हैं, तो उसके बाद ही प्रोसेसर इस डेटा को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब जो ही काम ख़त्म हो जाता है तो ये डेटा वहाँ से जो है डिलीट हो जाता है, उसके बाद नए प्रोग्राम का डेटा यहाँ रैम में आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इंटरनल मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आपने देखा है ना, गजनी में आपने देखा आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था, बार बार वो चीज़ों को भूल जाता था। ठीक है, इसी तरह ये शॉर्ट टर्म इंटरनल मेमोरी होती है, थोड़ी देर के लिए, जब तक आपका प्रोग्राम चलता है तब तक ये डेटा आपके मेन मेमोरी आपके रैम में रहता है। लेकिन जो ही आपने दूसरा प्रोग्राम स्टोर यहाँ पे लोड किया तो आपका जो डेटा था रैम में वो अब नहीं रहता है, ये वोलेटाइल है, ये ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है,
तो शॉर्ट टर्म इंटरनल मेमोरी यूज टू स्टोर वर्किंग डेटा, जब आप काम कर रहे हैं किसी प्रोग्राम पे उसका डेटा आपके रैम में रहता है, काम खत्म हो गया डेटा भी गया, ठीक है, उसके बाद डेटा ये स्टोर नहीं रखता है, इसलिए इस मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्लियर? अच्छा, हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि रैम की कैपेसिटी हमारे पास कम रहती है क्योंकि रैम बहुत महंगी पड़ती है हमें, इसलिए हमारे पास कंप्यूटर में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि आप किसी भी टाइम जो है रैम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है, मैंने एंटीवायरस में भी बताया आपको, अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो रहा है, स्लो चल रहा है आपका कंप्यूटर सिस्टम, हर बार ये नहीं हो सकता है कि उसमें वायरस है, कभी कभी उसमें ये भी दिक्कत होगी कि उसकी रैम बहुत कम होगी, ठीक है। जब रैम बहुत कम होगी तो आपका कंप्यूटर जो है अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, प्रोग्राम को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको रैम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो मदरबोर्ड में कुछ स्लॉट्स रहते हैं जहाँ पे आप रैम को जो है, नए रैम को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं नए रैम को। इसके लिए आपको जो है 1-2 हज़ार रुपये और खर्च करने पड़ेंगे और आप रैम स्लॉट्स में यहाँ पे नई रैम जो है इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपकी रैम कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इन स्पेशल स्लॉट्स को मदरबोर्ड पे, ये जो स्पेशल स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे हम रैम चिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिशनल रैम चिप्स डाल सकते हैं, उन स्लॉट्स को हम कहते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ठीक है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स जो होते हैं, यहाँ ये वो ऐसे जो हमारे पास स्लॉट्स रहते हैं जहाँ पे हम एडिशनल रैम ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारे पास रैम है, रैम हमारे पास है, डायनेमिक रैम भी हो सकता है और स्टैटिक रैम भी हो सकता है। देखिए, डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम वो रैम होता है जो हमारे दोनों, जो हमारे पास मेमोरीज़ है, ये दोनों मेमोरीज़ हमारे पास वोलेटाइल ही है, यानी कि दोनों का डेटा जो है कुछ देर के बाद डिलीट होता है। लेकिन ये जो हमारे पास डायनेमिक रैम है, इसको हमें थोड़ी देर में भी बार बार हमने अगर इसमें कुछ डेटा होता है उसको रिजनरेट करना पड़ता है, ठीक है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, ये डेटा हमारे पास रिटेन रहता है। अगर हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये डेटा हमारे पास नहीं रहेगा, ये डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास डायनेमिक रैम है, ये बनता है कैपेसिटर्स का और ट्रांजिस्टर्स का। आपको पता है कि कैपेसिटर्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है मैं उनको बता दूं कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं या हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास तब तक ही हमारे पास एनर्जी रहता है, तब तक ही हमारे पास चार्ज रहता है जब तक इनमें फ्लो ऑफ करंट बना रहता है, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा चार्ज जो है, डायनेमिक चार्ज चेंज होता रहता है, तब तक इसमें जो है आप एनर्जी स्टोर रखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर्स में जो आप इन एनर्जी की फॉर्म में इसको स्टोर रखते हैं इस डेटा को, या ट्रांजिस्टर्स हो, यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। जो ही इलेक्ट्रिक करंट को आपने जो डिस्कनेक्ट किया तो इसमें से जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे रैम को जहाँ पे पीरियोडिकली आपने रीजनरेट करना पड़ता है, डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, डेटा को किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उससे हम कहते हैं डायनामिक रैम, ठीक है। अच्छा, ये जो हम इसको पावर सप्लाई देते हैं जिसकी वजह से जो डेटा हमारे पास स्टोर रहता है कैपेसिटर्स या ट्रांजिस्टर्स में एनर्जी की सूरत में, ये पावर जो हमारे पास रहता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, ये बहुत कम रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है ये पावर, इट्स वेरी लेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये स्लो है, डायनेमिक रैम एक तो स्लो है, चीप है, और ये स्टोर करता है डेटा को बहुत कम समय तक, ठीक है। याद रखिएगा, डायनेमिक मेमोरी में हमें रिजनरेट करना पड़ता है, ठीक है, चार्ज को रिजनरेट करना पड़ता है या रिफ्रेश करना पड़ता है चार्ज को, ताकि जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास स्टोर रहे, वरना वो डेटा रिटेन नहीं होगा, ठीक है। बना किसका होता है? कैपेसिटर्स का बना होता है, ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। पावर कंजप्शन इसमें कम है, लेकिन ये स्लो है, सस्ता है, और ये स्टोर करता है डेटा कम ही टाइम तक, ठीक। लेकिन इसमें एक खुसूसियत ये है कि इसमें जो डेंसिटी है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। किस तरह? क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है ये स्टोरेज करने का, वो डेंसिटी बहुत हाई है,
ठीक। अगर आपके पास इतना स्लॉट है, इसमें आप जो है कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी कम है। लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि हम घना डेटा इसमें रख सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें याद रखें आप इसमें डायनेमिक रैम में, ठीक। अच्छा, डेफिनेशन से हम देखते हैं, पीरियडिकली रिजेनरेट्स और रिफ्रेशेस स्टोरेज चार्ज टू रिटेन द स्टोर डेटा, ठीक है। मेड ऑफ कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, लेस पावर कंजप्शन, स्लो, चीप एंड स्टोर्स डेटा फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, बट इट हैज़ गॉट द हाई डेंसिटी। ये चीज़ें याद रखें डायनेमिक रैम के बारे में। अब आते हैं हम स्टैटिक रैम पे। देखिए, ये जो स्टैटिक रैम है हमारे पास, स्टैटिक रैम में हमें रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इसमें स्पेशल रीजनरेटर ऑटोमेटिकली होता है, और वो ही खुद ब खुद इसको जो है इस डेटा को रीजनरेट करता है, और वहाँ पे ये डेटा स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है, ना ही ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इस्तेमाल होता है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप हमारे पास एक ऐसा सर्किट रहता है इसको हम कभी कभी लैच भी कहते हैं, ठीक है, लैच भी कहते हैं हम इसको। इसमें जब एक बार चार्ज जाता है तो वो चार्ज यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। अगर आपने इसमें कोई बिट डाल दिया, ठीक है, मेमोरी का कोई बिट डाल दिया 1 या 0, जब ये चार्ज में जाता है, यहाँ पे चार्ज की सूरत में ही रहता है, तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है, ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको लैच कहते हैं या इसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको रिजनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो क्या है स्टैटिक रैम? स्टैटिक रैम में हमें रीजनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल रीजनरेटर होता है, उस स्पेशल रीजनरेटर को क्या कहते हैं हम? फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंजप्शन है पावर की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, कॉस्टलियर है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, क्योंकि फास्टर है तो कॉस्टलियर होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या है कि स्टोर डेटा टिल द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड, ये तब तक डेटा को स्टोर करता है जब तक पावर सप्लाई कनेक्टेड रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर पावर सप्लाई कनेक्टेड भी रहती है, तब भी यहाँ पे बार बार हमने डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बार पावर सप्लाई दे दिया तो उसको कनेक्टेड ही रखते हैं, और तब तक ये डेटा जो इसमें है वो स्टोर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेंजिंग करंट चाहिए, यहाँ पे हमें चेंजिंग करंट नहीं चाहिए। मैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, वरना इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी में जाऊँगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे इन दोनों को करें, डायनेमिक रैम, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे हमें बार बार रिजनरेट करना पड़ता है, लेकिन स्टैटिक रैम में हमें बार बार रिजनरेट नहीं करना पड़ता है। वो बना हुआ होता है कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स का, स्टैटिक रैम आपका बना हुआ होता है फ्लिप फ्लॉप्स का। वहाँ पे लेस पावर कंजप्शन है, यहाँ पे मोर पावर कंजप्शन है। वो स्लो है इसलिए चीप भी होगा, और डेटा जो है वो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए स्टोर करता है। लेकिन ये फास्टर है इसलिए महंगा होगा, तो महंगा होगा। उसके बाद एक और चीज़ में ये है कि यहाँ पे डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, पावर सप्लाई जब तक कनेक्टेड है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता दूँ ना, 1870s में एक कंपनी ने ये ये दोनों जो हमारे पास स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का के फीचर्स लिए थे। डायनेमिक रैम का ये हाई डेंसिटी वाला फीचर लिया था, और स्टैटिक रैम का ये फास्ट जो है, इसका फास्ट ये जो तेज़ होने का ये फीचर लिया था। ये दोनों फीचर को मिक्स करके एक रैम बनाया था जिसे एम रैम कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, ठीक है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम बनाया गया था, जिसको जो हमारे पास वाहिद नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल रैम है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द ओनली नॉन वोलाटाइल रैम, तो वो है हमारे पास एम रैम। मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम जो हमारे पास है ये बनाया गया था, ठीक है। हालांकि ये फिर आगे ज़्यादा नहीं चला, लेकिन उस टाइम ये 1870s में बनाया गया था। तो हाई डेंसिटी, सॉरी 1970s में ये बनाया गया था। तो हाई डेंसिटी और ये स्टैटिक रैम का ये फास्टर वाला फीचर, ये दोनों फीचर को मिला के एक रैम बनाया गया था, एम रैम। आपसे अगर पूछा जाए विच इज़ द ओनली रैम विच इज़ नॉन वोलाटाइल, क्योंकि हमारे पास रैम जो है वो वोलाटाइल है, चाहे वो स्टैटिक हो, वो डायनेमिक हो, कोई भी तरह का रैम जो है हमारे पास हो वो वोलाटाइल है। लेकिन एक वाहिद रैम बनाया गया था जो नॉन वोलाटाइल है, वो है एम रैम, ठीक है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। अच्छा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, हो सकता है इसमें टिडबिट में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे पास और एक टाइप ऑफ रैम है जिसे हम कहते हैं एस डी रैम, ठीक है, सिंक्रोनस डी रैम। ये डायनेमिक रैम का ही एडवांस्ड वर्जन आया था। डायनेमिक रैम का एक एडवांस्ड वर्जन आया था, लेकिन इसमें क्या फ़ीचर था, जो हमारे पास सीपीयू चलता है, हमारे पास प्रोसेसर जो चलता है, उसके लिए क्लॉक रहती है, ठीक है। इस क्लॉक के हिसाब से
ये CPU चलता है, ठीक है। जब ये रैम बनाया गया था SD रैम, सिंक्रोनस रैम, तो ये सिंक्रोनस था विद दिस क्लॉक, ठीक है। यानी कि जिस क्लॉक से आपका CPU चलता था उसी क्लॉक से ये आपका SD रैम भी चलता था, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसी क्लॉक से चलता था, ठीक है। और इस क्लॉक से चलता था, इसका मतलब है कि अगर आपका CPU का जो क्लॉक है वो फास्टर हो जाता है तो आपका SD रैम भी फास्टर काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये चलता था किसके हिसाब से, CPU की स्पीड के हिसाब से। CPU जिस स्पीड से चलता था उसी हिसाब से आपका SD रैम भी चलता था। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रैम का एडवांसमेंट वर्जन था, डायनेमिक रैम का एडवांसमेंट वर्जन था, जिसे हम सिंक्रोनस रैम कहते हैं या SD रैम कहते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि SD रैम जो हमारे पास है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, इसमें जो क्लॉक है इट इज़ सिंक्रोनस टू द क्लॉक ऑफ द CPU। क्लियर। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास रोम, ठीक है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यह हमारे पास नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आप जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक रोम स्लॉट जो रहता है उसमें ऑलरेडी जो कंप्यूटर बनाने वाले होते हैं वो इसमें जो अपने प्रोग्राम्स वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है। आपके कंप्यूटर का बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है उसमें जो भी प्रोग्राम्स लगते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लगते हैं, वो आपके रोम में स्टोर होते हैं। किस तरह से स्टार्ट करना है, यूज़र को कौन सा इंटरफेस दिखाना है, ये सारे प्री इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपके मेमोरी में होती है, जो परमानेंट मेमोरी में रहती है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में रहती है, उसको हम कहते हैं रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे हम खाली रीड कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कभी कभी इट्स ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोर्स, या इसको डेड स्टोर्स भी कहते हैं, या इसको कभी कभी फील्ड स्टोर्स भी कहते हैं। रोम को याद रखें, कभी कभी इसको परमानेंट स्टोर्स कहते हैं, कभी कभी डेड स्टोर्स कहते हैं, या फील्ड स्टोर्स कहते हैं। तो ये वो परमानेंट मेमोरी है जिसको हम एक बार बर्न करते हैं, यानी कि बर्न करना यहाँ पे डेटा को राइट करना है, डेटा को सेव करना। एक बार यहाँ पे आपने डेटा को सेव किया तो ये फॉरएवर के लिए रहता है, इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके कंप्यूटर के लिए, वो रहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस इस रोम में, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है मैन्युफैक्चर प्रोग्रामर रैम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने जो है HP का लैपटॉप ख़रीद लिया, उसमें ऑलरेडी जो है HP ने अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाल दिए रोम में, ठीक है, किस तरह से ये कंप्यूटर काम करेगा। और साथ ही साथ HP का जो लोगो वगैरह आता है ना, आप जब खोलते हैं तो आपको वो लोगो आता है HP का, वो सारा रहता है आपके रोम में ही, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्रामड रैम रोम्स, ठीक, सॉरी, रोम, मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामड रोम। जो मैन्युफैक्चर जो बनाने वाला होता है कोई भी डिवाइस का, उसमें अगर वो कोई प्रोग्राम डाल देता है रोम में, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामड रोम। दूसरा रहता है कि यूज़र प्रोग्रामड रोम। यूज़र प्रोग्रामड रोम, फॉर एग्जांपल, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं अपनी तरह से एक कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ। मैं जब कंप्यूटर लाऊंगा तो मैं उसको बिल्कुल, मैं रोम ऐसा नहीं लाऊंगा जो मैन्युफैक्चरर का बना हुआ, जिसमें मैन्युफैक्चरर ने प्रोग्राम डाले हुए हैं। मैं चाहता हूँ मैं उसमें खुद अपनी तरफ से उसको प्रोग्राम करूँ, अपनी तरफ से उसमें डेटा डालूँ, ठीक है, अपनी तरफ से उसमें लोगो डालूँ जिस तरह से मैं चाहूँ, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ मुझे रोम तो चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए बिल्कुल एम्प्टी रोम, जिसको मैं अब खुद इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस रोम को आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको, उससे हम कहते हैं यूज़र प्रोग्राम्ड रोम, और उसको हम कभी कभी प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं। लेकिन इस रोम को आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे जो हमारे पास नोकिया वगैरह जो होते हैं, सेलफोन्स वगैरह, उनके पास जो रोम रहता है उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे पास नोकिया था उसमें दो हाथ आते थे ऐसे, तो फिर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, वो लोगो जो था वो रोम में ही स्टोर था, ठीक। तो एक बार उन्होंने, नोकिया ने अपने हिसाब से उसको जो है उस लोगों को वहाँ रोम में डाल दिया, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, वो रोम जिसको हम एक बार चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी इसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम भी, या उसको हम कहते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, OTP रोम, ठीक है। वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, एक बार उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी मर्ज़ी से चेंज किया, एक बार अपनी मर्ज़ी से आपने उसमें डेटा डाल दिया, तो डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया, बर्न हो गया, इसके बाद आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन
इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आई सामने कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना लोगो चेंज करना है, या कंपनी ने कुछ जो है इस अपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ रॉम में चेंज करना है, कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो अगर चेंज करनी पड़े उसके लिए क्या किया जाए। हमने ऑलरेडी रॉम में जो है डेटा बर्न किया हुआ है, उसको हम चेंज नहीं करें, इसलिए इसमें एडवांसमेंट आया, थोड़ा सा एडवांसमेंट आया। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है बहुत सालों के बाद अपना लोगो चेंज करना चाहती हैं या कोई और चीज़ें चेंज करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक एडवांस्ड वर्जन आया जिसे हम कहते हैं इरेजेबल प्रॉम, ठीक है, इरेजेबल प्रॉम। वो प्रॉम जिसको हम इरेज में से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा उसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, दोबारा उसमें कोई नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं इरेजेबल प्रॉम। क्लियर, समझ आया, इरेजेबल प्रॉम। लेकिन ये ऐसा प्रॉम था, ये ऐसा प्रोग्रामेबल रॉम था जिसमें हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी कभार अगर हमें ज़रूरत पड़े तब जाके हम इरेजेबल प्रॉम में से डेटा को इरेज कर सकते थे, कभी कभार, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंटली डेटा को चेंज करना होता तो आप इरेजेबल प्रॉम को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार अगर एक दो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता था, मैकेनिकली आपने यहाँ से डेटा डिलीट करना पड़ता था, डेटा को जो है इस रॉम को दोबारा से एम्प्टी करना पड़ता था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट टास्क था। इसलिए अगर आपने कभी कभार, फ्रिक्वेंटली नहीं, अगर कभी कभार आपने मन करा, आपने यहाँ कोई मजबूरी पड़ी कि आपको डेटा चेंज करना है इस रॉम में से, तो आप इरेजेबल प्रॉम को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस प्रॉम को इरेज कर सकते थे डेटा और उस डेटा में नया डेटा डाल सकते थे, ठीक है। अच्छा लेकिन ये बहुत मुश्किल था, ये ऐसा डेटा चेंज करना, तो ये बहुत मुश्किल होता था, इसलिए थोड़ा सा और एडवांसमेंट आया, क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी आप जो है वो चीज़ में कोई नई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, तो तभी आप कोई नई चीज़ ईजाद करने के लिए सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जॉब करनी होगी, तो आप उधर इधर दौड़ धूप करके कोई ना कोई जॉब पकड़ लेते हैं, ठीक। इसी तरह यहाँ पे जब जो हमारे पास ई प्रॉम था, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था डेटा डिलीट करना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसमें एडवांसमेंट आया, एडवांसमेंट हमारे पास दो तरीके से आया। पहला हमारे पास आया अल्ट्रा वायलेट ई प्रॉम, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट ई प्रॉम क्या होता है, यहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते थे डेटा को डिलीट करने में। अगर हमारे पास कोई रॉम था, इस रॉम में ऑलरेडी डेटा है, अगर हम इसको मैकेनिकली इरेज करेंगे डेटा तो बहुत मुश्किल था। अब हमने क्या किया, हमने अल्ट्रा वायलेट रेज को इस पर डाल दिया। जब अल्ट्रा वायलेट रेज हमने इस पर डाल दिए तो इसमें से हमने डेटा को डिलीट कर दिया। रिक्वायर्स exposing the chip for some time to ultraviolet light for erasing information stored in it। इसमें से जो भी डेटा था वो हम अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू इसमें से डिलीट करते थे, इसके बाद आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम इलेक्ट्रिकली इरेज करते थे डेटा। इसमें से हमारे पास जो प्रॉम था उसमें से डेटा डिलीट करना था, तो हमने हम क्या करते थे, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके उसमें से डेटा डिलीट करते थे। रिक्वायर्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस टू इरेज इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट। इसमें जो भी डेटा होता था वो डिलीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसे हम कहते हैं डबल ई प्रॉम। ये है हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ रॉम, ठीक है। ई प्रॉम है हमारे पास, यूवी ई प्रॉम है हमारे पास, ई प्रॉम है हमारे पास, प्रॉम है हमारे पास, रॉम है हमारे पास, ये सभी हमने देखे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने रैम के भी टाइप्स पढ़े, ठीक है। लेकिन कभी कभार यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आई, ये आप याद रखें, हमारे पास रैम के बहुत सारे और भी टाइप्स हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए DDR1 है हमारे पास, DDR2 है हमारे पास, DDR3, DDR4, इस तरह से हमारे पास रैम के और भी टाइप्स है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि DDR1 DDR2 आर टाइप्स ऑफ रॉम रैम, ठीक है, कैशे, तो आप ये याद रखें DDR1 DDR2 DDR3 आर टाइप्स ऑफ रैम, ये रैम के टाइप्स है, ठीक है। हो सकता है कभी पूछा जाता है एग्जामिनर के, तो कोई भी जो है टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि DDR जो हमारे पास है ये टाइप्स ऑफ रैम है। इसके बाद आता है हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारे पास मिडिल मैन का काम करता है। देख लीजिए, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है। ये जो हमारे पास यहाँ पे CPU है, ये काम करना चाहता है, ये हमारे पास है मैन मेमोरी, ठीक है। मैन मेमोरी से डेटा लाता है CPU और उसके बाद इस पर काम करता है, लेकिन बीच में इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है।
हालांकि ये फास्ट है, हमारा जो मेन मेमोरी है फास्ट है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन फिर भी यहाँ इसका जो साइकिल होता था चलने के, यानी कि इसकी स्पीड जो रहती है वो यहाँ डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड से बहुत कम होता है। यहाँ पे इसको प्रोसेस करना डेटा होता है, इसके बाद दोबारा डेटा आता है, इसके बाद और एक इंस्ट्रक्शन आती है, तो इसमें टाइम लगता था। हमारे पास इनके बीच एक और मेमोरी रहती है जिससे हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या काम करता है, ये जो डेटा जाता है वो डेटा फ्रीक्वेंटली जो यूज़ करता है डेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी कभी कभार अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट में आपने देखा रिज़ल्ट वगैरह जब आता है तो आप कोई रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, उसमें आप जब सर्च करते हैं कोई रोल नंबर तो वो कहता है वहाँ पे रिज़ल्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो रिज़ल्ट नॉट फाउंड आप बार बार इसको चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, तो ब्राउज़र में आपकी कैश स्टोर होती है। आपने देखा होगा कि बार बार आप चेक करते हैं तो वहाँ पे वो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप किसी और ब्राउज़र से चेक करते हैं तो एकदम आपके पास जो है रिज़ल्ट आ जाता है। वो क्या होता है देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ जो आप काम फ्रीक्वेंटली करते हैं, बार बार जो काम होता है, उस काम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ कैशे अपने पास रखता है। कौन सा काम जो है फ्रीक्वेंटली ये सीपीयू करता है, उस काम का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे, उस काम का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। फॉर एग्जांपल आपने बार बार रिजल्ट फाउंड किया, ठीक है, रिजल्ट देखना चाहा, तो इसका ट्रैक यहाँ पे कैशे में रहता है, ठीक है, कैशे में रहता है आपका स्टोर। इसके बाद क्या होता है, अब आप ये डेटा यहाँ पे कैशे में स्टोर रहता है। अब मेन मेमोरी से डेटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंप्यूटर ये प्रोसेसर को, वो अब कैशे से ही डेटा उठाता है। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है ना, वो अब सीपीयू कैशे से ही उठाता है। ये एक बफर का काम करता है, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है। तो यहाँ पे ये टेम्प मेमोरी जो हमारे पास है या बफर मेमोरी में जो है, इसमें स्टोर रह गया है कि पेज नॉट फाउंड बार बार आता है, तो ये आपके कैशे में स्टोर रहेगा। अब जो आपका प्रोसेसर है आपका रोल नंबर लेता ही नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ से आपका ये कैशे से उठाता है पेज नॉट फाउंड और आपको वही रिजल्ट देता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप ब्राउज़र में जाके कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करके कैशे डिलीट कर देते हैं, ये कैशे क्लियर कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा आप कैशे में नहीं रहा। अब आप दोबारा से रोल नंबर सर्च करेंगे तो आपके पास जो है रोल नंबर का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए क्या होता है कंप्यूटर में। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोसेसर है, ये हमारे पास इंटरनल मेमोरी है, तो डेटा को यहाँ से यहाँ लाना है। लेकिन कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि फ्रीक्वेंटली काम कौन सा करता है सीपीयू, ठीक। फॉर एग्जांपल आप कोई जो है डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो बार बार आप जो इस डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो कैशे मेमोरी है, ये इस मेमोरी, ये जो आप काम कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, इसको अपने पास स्टोर रखता है, ठीक है। अब जब आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये यहाँ सीपीयू को यहाँ से डायरेक्टली मेमोरी से लाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम लगता है, तो ये डायरेक्टली कैशे से उठाता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है वो कैशे में स्टोर रहता है। तो अब आपके सीपीयू ने यहाँ डायरेक्टली कैशे से उठा लिया, तो कैशे से उठा लिया, इसको टाइम बहुत कम लगता है यहाँ से उठाने में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को इस्तेमाल करके हम जो है सीपीयू की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, परफॉर्मेंस सीपीयू की बढ़ा सकते हैं। वरना यहाँ पे सीपीयू को बहुत टाइम तक आइडियल रहना पड़ता है जब तक ना डेटा प्राइमरी मेमोरी से यहाँ प्रोसेसर में आ जाए। और इसलिए ये जो आपके पास कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी आपके लिए मिडिल मैन का काम करता है। जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है वो डेटा स्टोर रखते हैं अपने पास, और जब आपका सीपीयू उसके लिए डिमांड करता है वो डायरेक्टली ये आपको उसको प्रेजेंट करता है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी से वो डेटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख लीजिए आप डेफिनेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी विच एक्ट्स एज ए हाई स्पीड बफर, ये एक बफर का काम करता है, ठीक है, मिडिल मैन का काम करता है, टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। ये सीपीयू और मैन मेमोरी के दरमियान एक ऐसा बफर है, एक ऐसा स्टोरेज है जो ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा काम ज़्यादा होता है, उस काम के लिए जो डेटा चाहिए वो अपने पास स्टोर रखता है। और जब सीपीयू को दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वो डायरेक्टली कैशे से उठाता है, यहाँ से उसको आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैन मेमोरी से लाना। स्टोर्स टेम्परेरी एक्टिव डेटा, ये एक्टिव डेटा को स्टोर रखता है, याद रखिएगा, जिस पे अभी काम चल रहा है बार बार उसी डेटा को स्टोर रखता है। एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस को जो प्रोसेसिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ये डेटा जो है ये कैशे जल्दी फुल हो जाता है, इसके बाद आपने कैशे क्लियर कर दिया, आपका कैशे क्लियर हो जाता है, उसके बाद इसमें नया डेटा आ जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। लेकिन याद रखें इसमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा स्टोर रहता है।
हमारे पास कैश के बहुत टाइप्स हैं कैश मेमोरी के। कैश मेमोरी के एक टाइप है हमारे पास डायरेक्ट मैप्ड फुली एसोसिएटेड कैश मेमोरी है हमारे पास है। एन वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी है। ये आपने पढ़ने नहीं है, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन आपने याद रखना, हो सकता है पूछा जाए। डायरेक्ट मैप्ड हमारे पास एक टाइप है। फुल्ली एसोसिएटेड कैश मेमोरी हमारे पास है। एन वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी हमारे पास है। और इसके अलावा हमारे पास में लेयर्स रहते हैं, लेयर 1 लेयर 2, इसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इन विच मेमोरी देयर आर लेयर्स इन द मेमोरी, ठीक है, यू फाइंड लेयर्स इन द मेमोरी, तो लेयर्स किस में पाए जाते हैं, वो कैश मेमोरी में पाए जाते हैं। कभी कभी इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इसके बाद आता है हमारे पास कैश लाइन। कैश लाइन क्या होता है, देखिए कैश लाइन हमारे पास एक यूनिट होता है। जब हमने डेटा यहाँ से सीपीयू यहाँ से कैश मेमोरी से उठाया और सीपीयू में यहाँ पे लाया, देख लीजिए एट अ टाइम मेन मेमोरी से कितना बड़ा ब्लॉक इस कैश मेमोरी में आ जाएगा, उसको हम कहते हैं कैश लाइन। एट अ टाइम एक टाइम पे हमारे पास एक ब्लॉक, कितना बड़ा ब्लॉक जो है स्टोर कर सकता है आपके कैश मेमोरी में, उससे हम कहते हैं कैश लाइन। देख लीजिए यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द कैश एंड द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी में एट अ टाइम कितना बड़ा ब्लॉक स्टोर हो सकता है, उसको हम कहते हैं कैश लाइन। टिपिकली ये 64 बाइट्स ही होता है, ठीक है, टिपिकली ये कितना होता है 64 बाइट्स, इसे हम कहते हैं कैश लाइन। तो यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द कैश एंड द मेन मेमोरी, कितना बड़ा ब्लॉक होता है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैश लाइन। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो कल हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है आपके क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज का जो हमारे पास टॉपिक है वो थोड़ा सा अच्छे से हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा ये जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अपना ख्याल रख लीजिएगा। बाहर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने फैमिली के साथ रहेगा, जो है प्रिकॉशंस SOPs अच्छी तरह से आप फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही हैं। और आप अंदर रहेंगे, मास्क रहेंगे, बाहर ज़रूरत पड़े तो वो ही जाए जो मास्क हो पूरी तरह से, ठीक है। और वहाँ से आके अपना जो है अपने हाथ वाथ अच्छी तरह से धो लें, ताकि ये जो है ये बीमारी जो है हम तक ना पहुँचे, हम इसमें से बाहर आ जाएं, ठीक है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि वो जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। कोई मसला नहीं है, आपने डरना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, इससे बाहर आना है, और इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। हमें बहुत स्ट्रांग रहना है। और उन लोगों के लिए भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी दुआ करें। चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे, अपना ख्याल रख लीजिएगा, बाय।